Hello everyone, my name is Ritu and I'm going to teach you chapter 7 Employment, Growth, Information and Other Issues class 12. चलिए शुरू करते हैं आज नए चैप्टर के साथ. Start with the topics. Introduction, worker and employment, participation of people in employment, self-employment and hired worker, employment in firms, factories and offices, growth and changing structure of employment, informalization of Indian workforce, unemployment, government and employment generation, and the last one is conclusion. I will make sure इस चैप्टर के बाद जब ये पढ़ चुके होंगे आप इन सब टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे. आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वर्कर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स कैसा है, वो सब आप रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. Start with the introduction. The people do a variety of works. Some work on firm, in factories, bank shops, and many other workplaces. Yet a few other work at home. Work at home includes not only the traditional work like weaving, lace making, and a variety of handicrafts, but it also modern jobs like programming work in the IT sector. People work for earning a livelihood. Every working person is actively contributing to national income and hence a development of country by engaging a various economic activity. That is the real meaning of earning living. होता क्या है, जो इंसान है उसे अपनी लाइवलीहुड करनी है या उसे सस्टेन करना है अपने आप को, खाना पीना रहने के अलावा भी, क्योंकि इसे जीना है. उसके लिए क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए. इस सब के लिए वो अपने आप को किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा है, किसी वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व रखा है, दैट मीन्स उससे उसे कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हो रही होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वेज हो, सैलरी हो, वट बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है थ्रू विच वो अर्न करता है और उसका फिर लाइवलीहुड चलती है ताकि वो लाइफ में सस्टेन कर पाए. दैट इज बेसिकली वर्क डेफिनेशन. ओके, आगे चलते हैं. तो ऐसे वो कॉन्टिन्यूशन में रहता है और अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है ताकि वो जी सके. आगे चलते हैं. वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द सेकेंड टॉपिक. ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे, कोई इशू नहीं है. Workers and employment, this is the second topic. What is employment? What is worker? When a farmer work on a field, he or she produce food, grains and raw material for industries. Cotton becomes cloth in a textile mill and in a power loom. Lorries transport good from one place to another. The total money, okay, पहले फर्स्ट हाफ समझते हैं. इसमें क्या था, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज़ वर्कर. सपोज कीजिए कोई भी पर्सन अपने आप को अगर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है थ्रू विच वो उसे अर्न कर पाए, दैट मीन्स दैट इज वर्कर. कोई भी वो इंसान जो अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व रख रहा है और उसके थ्रू वो अर्न कर पाए, दैट इज वर्कर. ओके, कोई बंदा काम करना चाहता है और उसके पास काम है भी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, यानी वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है एट अ सर्टेन कंडीशन. Total money value of such goods and services produced in a country is just called GDP, that is gross domestic product for that year. ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, व्हाट इज GDP? Those activity which contribute to the GDP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर आपको डिफाइन करने को आ जाए व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑल दोज हु इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वट एवर कैपेसिटी हाई और लो, आर वर्कर. कोई भी वो इंसान जो अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता है, चाहे वो कम कमाए चाहे वो ज़्यादा कमाए, डजंट मैटर, ऑल आर वर्कर. ठीक है, ऑल दोज who are engaged in economic activity in whatever the capacity high or low are worker. We generally link of many those who are paid by an employer for their work as worker. This is not so. Those who are self-employed are also workers. आगे चलते हैं. The nature of employment in India is multifaceted. मतलब एक टाइम की एक तरीके का काम तो है नहीं इंडिया में. Some get employed throughout the year. कुछ को पूरे साल भर काम मिलता है. Some other get employed for a few months. किसी को बहुत ही कम मंथ्स में काम मिलता है. मतलब साल में अगर 12 मंथ है तो हो सकता है 3-4 महीने ही उसको काम मिले इन अ ईयर. मैनी वर्कर डू नॉट गेट फेयर वेज फॉर देयर वर्क. कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जिन्हें उनका फेयर वेज भी नहीं मिलता. डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वेज रेट में. ठीक है, वेज मीन्स बेसिकली व्हाट, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एज अ वर्कर, तो आपको उसके बदले काम करने या आपकी सर्विस देने के बदले जो पैसे मिलते हैं दैट इज कॉल्ड वेज. ओके,
Whilst estimating the number of worker, all those who engage in economic activity are included as employed. ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन जितने भी हो वो सब क्या कहलाएंगे, वर्कर्स. You might have been interested knowing the number of people actively engaged in various economic activity. ठीक है, during 11-12 India had about 473 million strong workforce. अगर फैक्चुअल डाटा याद हो जाए well and good, याद ना हो skip. Since majority of our people reside in rural area, most of the population कहाँ रहती है, रूरल एरिया में. ठीक है, about 70% of the worker are men and the rest of the women. 70% क्या है, men है. ठीक है, women carry out the work like cooking, fetching water and fuel wood and the participating in farm labor. They are not paid wage in cash in the form of grain. At times they are not paid at all. For this reason these women categories are not as worker. Okay, रूरल एरिया में मोस्ट ऑफ द पर्सनस रहते हैं. ठीक है, अप्रॉक्स 70% आप मानिए कि पॉपुलेशन का पार्ट रूरल एरिया में इंगेज है. ठीक, अगर मेन है और अगर 70% को लगाए तो वो मेन्स है और जो बची है 30% वो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनको उसके बदले कुछ नहीं मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ वेज, इसलिए उन्हें एज अ वर्कर कंसिडर नहीं किया जाता है. ठीक है, पार्टिसिपेशन, दैट वाज द थर्ड टॉपिक. वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? वर्क पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री. किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है उसके लिए वर्क पॉपुलेशन रेशियो देखी जाती है. ठीक है, चलिए. This ratio is useful in knowing the proportion of the population that is actively contributing to the production of goods and services of a country. एक कंट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अगर हम कंपेयर में बात करें टोटल पॉपुलेशन के. ठीक है, अगर मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है 100, उस 100 पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ पर्सन्स कितने अभी एट प्रेजेंट इंगेज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ओके, If the ratio is higher, it means that engagement of the people is greater. अगर ये रेशियो हाई आता है that means जो लोगों का engagement है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हायर है. अगर ये रेशियो लो या मीडियम होगा यानी लोगों का engagement इन अ वर्क फोर्स थोड़ा लो है, यानी हो सकता है जॉब ना हो. ठीक है, if the ratio of a country is medium or low, it means that a very high proportion of its population is not involved directly in economic activity. यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में. यानी इस रेशियो का लो होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और इस रेशियो का हाई होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. यानी बहुत सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं. What is population? Population defined as a total number of people who reside in a particular locality at a particular point of time. Okay. If you want to know the work population ratio for India, divide the total number of worker in India by the population in India and multiply by 100. Total number of worker divide by टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. निकल गया अपना रेशियो. ठीक है, क्या है रेशियो का नाम? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. आगे चलते हैं. कंपेयर टू फीमेल्स, मोर मेल आर फाउंड टू बी वर्किंग. द डिफरेंस इन द पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लार्ज इन अर्बन एरिया. फॉर एवरी 100 वीमेन ओनली 50 इंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी. और यहीं पे बात करें रूरल की, तो अगर 100 टोटल रूरल वीमेन है तो उसमें से 25 पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की. अगर अर्बन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो फैमिली में मेन है वो ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा होगा तो फीमेल को कमाने की नीड नहीं है. दूसरा रीज़न हो सकता है कि भाई फैमिली की ओपिनियन ही ऐसे हो कि नहीं औरत कमा कर क्या करेगी, ये थोड़े हाउस होल्ड वर्क कर ले बहुत है. ठीक है, उन्हें डिस्करेज किया जाता है जॉब करने के लिए. ये सब रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अर्बन की इकोनॉमिक एक्टिविटी विमेंस वाली पार्टिसिपेशन कम है in comparison of rural. This narrow definition of work lead to non-recognizable women work and therefore to underestimation of the number of women worker in a country. Think of the women actively engaged in many activity within the household and family firms and not paid of such work. Number of women है जो अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखती हैं फैमिली के काम में या घर में या बच्चों को पालने में, बच्चों को पढ़ाने में, बट उनके बदले कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर नहीं की जाती हैं. थिंक ऑफ द वुमेन एक्टिविटी एंगेज इन मेनी एक्टिविटीज विद इन द हाउस होल्ड एंड द फैमिली फॉर्म हु आर नॉट पेड फॉर सच वर्क. उन्हें उस काम के लिए कुछ पेमेंट नहीं मिल रही है. Self-employment and the hired worker who own and operate an enterprises to earn their livelihood as known as self-employed. एक ऐसा इंसान जो अपना बिजनेस खुद ही चला रहा है, एक शॉपकीपर हो सकता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम खुद कर रहे हैं, वो अपने खुद के मालिक है. ठीक है, ओके, उन्हें और कोई आके सैलरी पे नहीं कर रहा है.
जो सीमेंट शॉप ओनर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक एग्जाम्पल हो गया। अबाउट 52% ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ओके, अगर टोटल नंबर ऑफ 100 हम मान लेते हैं तो 52% ऐसा है जो लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड में बिजी रखते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्कर आर नोन एज कैजुअल वेज लेबरर। वाई इट इज सो? कैजुअल वेज लेबरर्स क्या होते हैं? ऐसे लेबर जिन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता, यानी कुछ ही महीने वो काम करते हैं, इसीलिए कैजुअल हैं, ठीक है, क्योंकि उनका परमानेंट जॉब तो है नहीं, ठीक है। दे अकाउंट फॉर 30% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। अगर इंडिया वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो 30% ऐसे लोग हैं जो कैजुअल वेज लेबरर्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, ये तीसरी कैटेगरी, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड एंड दैट थर्ड। ओके, when a worker is engaged by the someone or an enterprise and paid his or her wage on a regular base, यानी कोई इंसान या ऐसा पर्सन जो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसकी सैलरी या वेज डेली बेसिस पे आ रही है, वो कहीं भी काम कर सकता है, किसी भी इंटरप्राइज में, किसी ऑफिस में, ठीक है। जब उसकी वेज रेगुलर बेसिस पे हो, ऐसी कैटेगरी को कहते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। इनकी नंबर ऑफ परसेंटेज सबसे कम है 18%। टोटल याद रखिएगा, अगर 52% बोले तो ये कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ओके, 30% इसमें क्या है? कैजुअल वेज लेबरर्स एंड द लास्ट वन इज रेगुलर, ये सिर्फ है 18%। तो ज़्यादा टफ नहीं था, इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। इसमें दो कैटेगराइज हैं, एक है रीजन वाइज और एक है जेंडर वाइज, यानी मेल और फीमेल की कैटेगरी बताई गई है वर्क फोर्स में, ठीक है। अगर हम मेल वर्कर्स की बात करें पहली कैटेगरी में, ठीक है, 29% कैजुअल वेज हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनके पास प्रॉपर काम नहीं होता, कभी कभार काम है, यानी प्रॉपर रेगुलरिटी नहीं है कि परमानेंटली काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। समटाइम वो खाली भी रहते हैं। और 51% सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड 20% रेगुलर सैलरीड है। ये है मेल वर्कर्स के अकॉर्डिंग। अब जानते हैं फीमेल वर्कर्स, ठीक है। 31% कैजुअल वेज, 13% रेगुलर सैलरीड एंड 56% सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आपको ये फैक्चुअल डेटा याद हो जाए, 29, 50, 20 याद हो जाए, फाइन, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 कैटेगरीज तो याद रखिएगा। क्या इसके अंदर पढ़ेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। हमने भी प्रीवियस वाला जो पढ़ा होता है जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, मेल के अंदर कैजुअलिटी रेगुलर वाला और सेल्फ एम्प्लॉयड। सेम फॉर द फीमेल पढ़ी। और अगर फैक्चुअल डेटा में आपको परसेंटेज याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द रीजन पढ़ते हैं, अर्बन वर्कर्स एंड रूरल वर्कर्स। 43% कैसे? अर्बन की अगर बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। 15% कौन से है? जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं। और 42% जो आपका डेटा है दैट इज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। डोंट वरी, यहाँ मेंशन है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें यही रूरल के अकॉर्डिंग 56 रूरल वर्कर की, तो 56% क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। 9% कौन से हैं? जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है। और कैजुअल में क्या है आपका? 35%, ठीक है। फैक्चुअल डेटा है, याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट इन द फर्म, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। ओके, द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, लेबर फ्लो फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। होता क्या है, जब आप अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं तो आप किसी एक ना एक पर्टिकुलर सेक्टर से इन्वॉल्व नहीं रहते। अगर आपको कहीं एक सेक्टर में काम मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो आप किसी और सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन, eventually at much later stage the industry sector began to lose its higher total employment to the service sector and enter a period of a rapid expansion. Generally, we divide all economic activity into 8 different industrial divisions. The first one is agriculture, so on, mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, trade, transportation and storage, and services, right? ये 8 हो गई. For simplicity, for the working person engaged in these division can be clubbed into a 3 major category. ठीक है, primary sector, secondary sector and service sector. Secondary sector provide the employment to only the 24% of the workforce. Workforce का सिर्फ 24% ही हम secondary sector से employment ले पाते हैं. About 27% of the worker are in a service sector. About 64% of the workforce in a rural area depend on agriculture. अगर रूरल एरिया की बात करें तो अभी भी 64% लोग जो हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग पे. About 20% of the rural worker are working in a manufacturing industry. देखो कितना कम है, only 20%, right? Engage in industrial and construction work.
ठीक. सर्विस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओनली अबाउट 16% टू ऑफ रूरल वर्कर. एग्रीकल्चर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया. अर्बन एरिया के लिए तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है एग्रीकल्चर. इट इज ओनली मेन सोर्स फॉर रूरल एरियाज, राइट. True in the both, that men and women work are concentrated in the primary sector. Women worker concentrated in very high there. About 63% of the female worker is employed in the primary sector, whereas less than half of the male work in that sector. Men get opportunities in both secondary and service sector. In short बोले तो जो women's है वो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा इंगेज करती है प्राइमरी सेक्टर में, और बाकी जो सेक्टर बढ़ जाते हैं आपका सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, उसमें मेल ज़्यादा काम करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल. आगे चलते हैं. ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर. ओके. 60 years of planned development have been aimed at expansion of the economic through the increasing of national output and employment. देखिए इतना टाइम हो गया 60 years, राइट. ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है. इट मीन्स लाइक 6 decades, जिसके अंदर क्या हुआ है, ग्रोथ तो देखी गई है. इंक्रीज इन द नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 2010 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ग्रो पॉजिटिवली एंड वॉज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. इस पीरियड तक 2010 तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ देखी गई है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ थी, और हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी. हाउएवर देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, क्योंकि वो सर्टन तो है नहीं, कभी 4% हो गया, कभी 5% हो गया, डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, राइट. ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रो एट अ रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%. इस पूरे पीरियड में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट था वो 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ा है. ठीक है. ड्यूरिंग दिस ईयर वी ऑल्सो फाइंड दैट अ वाइपिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट. तो देखा जाए एक बड़ा गैप है दोनों के बीच में, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ के बीच में. दिस मीन दैट इट इज इंडिया इकोनॉमिक विदाउट ग्रोइंग जनरेटिंग, यानी ग्रोथ तो कर रही है आपकी जीडीपी, पर विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है, राइट. हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी प्रोड्यूस कर रही है विदाउट जनरेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज. स्कॉलर रेफर टू दिस फिनोमेना एज जॉबलेस ग्रोथ. कैसी ग्रोथ है ये? जॉबलेस. क्योंकि आप ग्रोथ तो कर रहे हो, पर जो जीडीपी ग्रोथ कर रही है उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी अगर ग्रोथ होती तो अलग ही बात थी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी ग्रोथ जो है एम्प्लॉयमेंट की वो 2% से ज़्यादा हुई नहीं. ठीक है. तो इस फिनोमेना को कहा गया जॉबलेस ग्रोथ. सो फार वी हैव बीन सीन एम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रोन इन कंपैरिजन टू जीडीपी. नाउ इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ द ग्रोथ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी अफेक्टेड डिफरेंट सेक्शन ऑफ वर्कफोर्स. ठीक है. आगे वाले सेक्शन में देखते हैं. डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी अपनाई जाती हैं, हैव एम टू रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, ताकि हम मोस्टली ट्राई कर सकें कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें. ठीक है. ताकि ग्रोथ हो सके और मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इंक्रीज कर सके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शोन सस्टेनेबल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्क टू नॉन फार्म वर्क इन 1972 से 73. अबाउट 74% ऑफ वर्कफोर्स आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, राइट. Okay, in 11-12 this proportion has declined 15%. यानी हमने शिफ्ट किया है 1972 से लेकर 73 में 74% जो लोग थे वो इंगेज थे प्राइमरी सेक्टर में. जब हम बात करें 11-12 की तो वो जो नंबर 74% था वो कम हो गया और वो ओनली 50% रह गया. सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर की बात करें शोइंग प्राइमरी फ्यूचर फॉर द इंडियन वर्कफोर्स, यू मे नोटिस दैट शेयर ऑफ दीज सेक्टर हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 24% और 15% टू 27% रिस्पेक्टिवली. दिस इज फॉर सेकेंडरी सेक्टर एंड दिस इज फॉर सर्विस सेक्टर. ओके. आगे चलते हैं. इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वर्कफोर्स. One of the objective of development planning in India since India's independence has been to provide decent livelihood to its people. हमारा मेन मोटिव होता क्या है? हमारी कंट्री ग्रोथ करती रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ठीक ठाक हो, पॉवर्टी ना हो, और क्या चाहिए. वी हैव सीन इन अ प्रीसीडिंग सेक्शन दैट इवन आफ्टर 55 years of planned development, more than half of the Indian workforce depend on farming as a major source of livelihood. Even after working for a year, more than 10 to 20 years, why do some worker not get maternity benefit, provident fund, gratuity, pensions? देखो, these are the benefits basically. अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं. अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन किसी ऑफिस में काम कर रही है और वो कुछ लीव्स लेती है तो वो पेड होती हैं, यानी उस छुट्टी के टाइम पर उसको पेमेंट की जाएगी. ठीक है. और ये टाइम जो होता है कम से कम 6 महीने का होता है और 6 महीने के बाद वो फिर से आकर अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती है. एक बेसिकली अच्छा बेनिफिट है. प्रोविडेंट फंड द सेम काइंड ऑफ बेनिफिट बट इट इज़ नॉट फॉर प्रेग्नेंट वीमेन. प्रोविडेंट फंड भी एक ऐसा ही बेनिफिट है जिसमें कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. ग्रेजुटी भी एक बेनिफिट है जो एक रिटायरमेंट के टाइम के बाद
एम्प्लॉय को दिया जाता है। पेंशन इज सेम ऑल्सो द सेम थिंग, ये कुछ बेनिफिट्स है, ये भी रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाता है। वाई डज अ पर्सन वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर गेट अ लोअर सैलरी एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन डूइंग द सेम वर्क इन अ प्राइवेट? ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और कोई पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है तो उनकी वेज रेट डिफरेंट क्यों है? यू मैट फाइंड दैट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज गेटिंग रेगुलर इनकम। हमारी इंडिया का बहुत कम रेशो ही ऐसा है जो रेगुलर इनकम पर डिपेंड है, ठीक है, जिनकी सैलरी उन्हें मतलब टेंशन नहीं होती कि रेगुलर बेस पे आएगी। हम कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो उन्हें टाइम पे सैलरी देते हैं। The government, through its labor law, enable them to protect their rights in various ways. This section of the workforce from trade union bargains with the employer for better wage and the other social security measures. We classify worker in two categories. The first one is formal and the informal. देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आती है, लॉज लेके आती है, और ताकि जो हमारे वर्कफोर्स हैं, जो हमारे लेबर हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्टिव रहे, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी वर्क वाले एरिया पे, ठीक है। ओके, कैटेगराइज किया गया है वर्कफोर्स को दो कैटेगरी में। द फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल का दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। All the public sector and establishment and those private sector establishment which employ 10 hired worker or more are called formal. ऐसा एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट या ऐसा प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर को हायर किया जाता है, ठीक है, दैट इज अ फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। उसके अलावा जो बचा दैट इज इनफॉर्मल। ऑल दोज एंटरप्राइजेज एंड द वर्कर इंगेज इन दोज फॉर इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मिलियन ऑफ फार्मर्स, क्योंकि देखिए वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग नहीं है, ऑफिस में ही जाना है कि पंच इन करना है। ऐसा फार्मर के लिए तो है नहीं कि भाई सुबह 9 से 5 की ड्यूटी है, पंच इन करना है कार्ड से, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, या कहीं अटेंडेंस लगेगी, तो इसलिए ये इनफॉर्मल कैटेगरीज में आएगा, ठीक। ऐसी चीज़ें जो है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगी, एक बार देख लेते हैं। Million of farmers, agricultural laborers, owner of small enterprises, people working in this category are also self-employed who do not have any hired worker, right? ये सब किसकी कैटेगरी में? Unorganized workforce, right? Okay. They earn more than those of informal sector. Regulation from the government. Worker are dismissed without any compensation. अगर इनऑर्गेनाइज्ड की बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, अगर उन्हें विदाउट ही कंपनसेशन के निकाल दिया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर इज आउटडेटेड। जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है बहुत ही आउटडेटेड है। दे ऑल्सो नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स। वहाँ पे अकाउंट भी अच्छे से मेंटेन नहीं किए जाते। बहुत सारे ऐसे ऑफिस होंगे, जैसे आप देखो फार्मिंग ले लो, वहाँ पे अटेंडेंस हो रहा है, भाई टाइम इतने से इतना इसने खेत में काम किया, नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। वर्कर ऑफ दिस सेक्टर लाइव इन स्लम एंड आर स्कैटर्ड ऑफ डेट ओइंग टू द एफर्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, याद रखिएगा 1990 में बना था ये। The Indian government has initiated the modernization of informal sector and provide a social security measure for informal sector। यानी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेबर फोर्स के जो वर्क फोर्स है उसके रिगार्डिंग काम करता है, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में वर्किंग है, उनके राइट्स के लिए, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें प्रॉपर वेज मिले, ठीक है। बहुत सारे और भी ऐसे एक्ट हैं जो इस पर काम करते हैं। आगे चलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। NSSO, that is National Sample Survey Organization, define unemployment as a situation in which all those who owing to lack of work are not working and either seek work through unemployment exchange, intermediates, friends, relatives, or by making application to prospective employer or express their willingness to action। ऐसी वो situation according to NSSO जिसमें कोई भी इंसान काम करना भी चाहता है और काम ढूंढ भी रहा है, ठीक है, बट एट प्रेजेंट उसके पास काम नहीं है। चाहे वो किसी को भी बोले, किसी इंटरमीडिएट का सहारा ले, अपने फ्रेंड का सहारा ले, किसी रिलेटिव का सहारा ले, या कोई न्यूज़ पेपर में जॉब्स निकलती है, वटेवर, कोई भी ऐसी कैटेगरी के थ्रू आप जॉब सर्च करें जिसमें वो ये सारी कैटेगरीज है, रिलेटिव है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, इंटरमीडिएट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ताकि वो बता सके कि वो विलिंगनेस है, उसको काम करने की इच्छा है, बट उसके पास काम नहीं है। इकोनॉमिक्स के अलावा अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन वो है वन हु इज़ नॉट एबल टू गेट employment of even 1 hour in half a day। अगर उसे आधे दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिला है तो वो अनएम्प्लॉयड है एज पर द इकोनॉमिस्ट। दीज आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे 3 कैटेगरीज है, देखो जो डाटा निकालती हैं। रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
3 कैटेगरीज हैं, याद हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए कौन कौन डाटा निकालता है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। इकोनॉमिस्ट कॉल अनएम्प्लॉयमेंट लिविंग इन इंडिया एज डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सपोज कीजिए 4 एकड़ की लैंड है, ठीक है, और उस पर सिर्फ 2 लोग ही काम करें तो वो काम हो सकता है, ठीक है, टू कैरी आउट वेरियस ऑपरेशन फॉर हीज फर्म इन अ ईयर। बट इफ ही एम्प्लॉय 5 वर्कर and his family members such as his wife and children, in this situation known as disguised employment, क्योंकि देखो पैसे तो उनको उतने ही मिलेंगे। You may have noticed that many people migrate to urban area, pick out the job and stay there for some time, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उन्हें पता होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट देता है। जब एग्रीकल्चर का काम खत्म हो जाता है तो ये लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन की तरफ, रूरल एरिया वाले, और नई नई जॉब सर्च करते हैं, और जैसे ही वहाँ पे काम फिर से इनके एग्रीकल्चर का काम शुरू होता है तो ये वापस लौट आते हैं, ठीक है। दैट इज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ, एक बार पढ़ लेते हैं। This is because the work in agriculture is seasonal. There are no employment opportunity in the village for all month in a year. Agriculture sector वो seasonal है, ठीक है, throughout year काम नहीं मिलेगा। There are no employment opportunity in the village for all month in a year. When there is no work to do so on farm, people go to urban area and look for job. जब अर्बन रूरल एरिया में काम नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं है, तो जॉब की तलाश में अर्बन एरिया की तरफ चले जाते हैं। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल होगी। डिस्कस समझ में आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। Government and employment generation. You may recall about the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee, मनरेगा, राइट। ये होता क्या था, 2005 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है ऑफ द गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू ऑल रूरल हाउस होल्ड हु वॉलंटियर टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। दिस स्कीम इज वन ऑफ द मेनी मेजर्स इन अ रूरल एरिया सिंस इंडिपेंडेंस। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिपेंडेंस के बाद से यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं जो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जिसमें से कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम जो कह सकते हैं मनरेगा है। कोविड के टाइम पे इसने बहुत हेल्प की है। बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट बीटेक क्वालिफाइड पर्सन थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने अपने आप को इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड कराया। एटलीस्ट पूरे टाइम खाली बैठने से अच्छा है कि एटलीस्ट 100 दिन का काम कर लिया जाए, ठीक है। तो इसमें डिपेंड होता है कि स्टेट वाइज कभी कभार 180 रुपीज़ पर डे भी मिल जाता है, कभी कभी 200 रुपीज़ पर डे भी मिल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ठीक है। ऑल दिस प्रोग्राम ओके एम एट प्रोवाइडिंग, जो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, चाहे वो डायरेक्टली चलाए चाहे इनडायरेक्टली चलाए, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता था, हमारा मेन मोटिव क्या है, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, ठीक है। दिस इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ऑल दिस प्रोग्राम एम एट प्रोवाइडिंग नॉट ओनली द एम्प्लॉयमेंट बट इट ऑल्सो सर्विसेज इन एरिया सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, असिस्टेंस ऑफ पीपल टू बाय इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग असेट्स, ठीक है। मेन मोटिव क्या है, अगर डायरेक्टली काम करें इनडायरेक्टली काम करें डजेंट मैटर, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट के साथ साथ उन्हें बेसिक सर्विस भी थोड़ी मिल जाए तो, ठीक है, उन्हें बेसिक सर्विस भी मिल जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एंड सो ऑन। कंक्लूजन पढ़ते हैं। हैज बीन अ चेंज इन अ स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, न्यूली इमर्जिंग जॉब आर फाउंड मर्जिंग इन अ सर्विस सेक्टर। देखिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। काम करने का नज़रिया बदला है। जैसे कि लोगों को मानसून पे डिपेंड होते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होते थे, वो लिटिल बिट कम हुआ है, राइट, परसेंटेज थोड़ी सी कम हुई है। और जो अब जो पर्सन्स है या मेल या फीमेल, वो अपना कहीं ना कहीं रूरल से शिफ्ट हो रहे हैं अर्बन की तरफ, और वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर एंड the expansion of the service sector and the advent of high technology now frequently permit to the highly competitive existence of efficient small scale and often individual enterprises of specialist workers side by side with the multinational, okay। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी आ गई हैं विद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, बहुत सारे जॉब ऑप्शंस खुल गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल लोग घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में अपने को इन्वॉल्व रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट की डिलीवरी तो सबके घर में आती होगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, राइट। तो आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा होगा एक जो आउटसोर्सर हैं, कंपनी उनसे टाइप करती है, जो आउटसोर्सर हैं वो एज अ डिलीवरी बॉय या
की तरह काम करते हैं और आपका सामान आपको ऑन टाइम पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। कंपनी ने कुछ लोगों को हायर किया और बोला कि आपको ये प्रोडक्ट है, ये आपको अपनी लोकेलिटी के एरिया में आपको डिलीवर करना है। तो उससे क्या होता था, जो पर्सन है जो हायर किया गया है वो उस एरिया से नोन होता था, तो सामान को जल्दी पहुंचा देगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा, राइट। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू इंडिया डेवलप कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। द लास्ट 2 decades there has been rapid growth in a gross domestic product, but without simultaneously increasing employment opportunity. This has faced to government to take up initiative and generating employment opportunity, particularly in a rural area. देखिए, माना कि जीडीपी की ग्रोथ हुई है और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ हुई है, बट जिस हिसाब से जीडीपी ने ग्रोथ किया है उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट उतनी अच्छी जनरेट नहीं हुई, विच इज़ ओनली 2%। हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है। तो जो ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट की विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके रूरल एरियाज़ में भी एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। ओके, एक चीज़ और, कुछ टाइम में प्री बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, ऑलमोस्ट दिसंबर फर्स्ट वीक। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूँ जो कि आपके प्री बोर्ड्स के लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।